अपनी माताजी को यहाँ से टेलीफोन कर दो, बस और क्या चाहिए तुम्हें। मैंने कहा हमारे घर में फ़ोन नहीं है। वो हंसकर बोली, मैं पुलिस ऑफिसर की बीवी हूँ, तुमने मेरी शान देख ली है। तुम चले गए तो मैं पुलिस भेजकर तुम्हें घर से बुलवा लूंगी, फिर क्या करोगे। मैंने दिल में सोचा कि इस औरत से छुटकारा हासिल करने के लिए मुझे लोमड़ी की अय्यारी से काम लेना होगा। लोमड़ी मेरे लिए कोई अनोखा जानवर नहीं था। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान मुझे लोमड़ी भी बना दिया गया था। मतलब ये कि मुझे इसकी ट्रेनिंग भी दी गई थी कि इस किस्म के हालात पेश आ जाएं तो किस तरह लोमड़ी की मक्कारी और अय्यारी से काम लेना है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हरपाल जी, मैं अभी घर नहीं जाता। हरपाल कौर ने मुझे अपने साथ लगा लिया। मैंने मूड बदलने के लिए फ़ौरन कहा, मुझे तो सख्त भूख लग रही है। जल्दी से अलग होकर उसने ज़ोर से आवाज़ दी। नौकरानी दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। हरपाल ने कहा, नाश्ता अभी तक क्यों नहीं लगाया। नौकरानी ने कहा, मैडम जी लगा दिया है, मैं यही कहने आई थी। दूसरे कमरे में जाकर हम दोनों ने इकट्ठे नाश्ता किया। नाश्ता खालिस हिंदू सिखों का था, यानी हलवा पूरियाँ, कचौरियाँ और दही वगैरह। नाश्ता करने के बाद वो मुझे वापस अपने बेडरूम में ले आई। यहाँ बेड की एक जानिब स्याह रंग का टेलीफोन भी पड़ा था। टेलीफोन की घंटी बजी। हरपाल कौर साड़ी दुरुस्त करती हुई उठी और टेलीफोन उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से उसका सिख खामद बोल रहा था। उसका पता मुझे हरपाल की गुफ्तगू से हो गया। वो बड़े दुरुस्त लहजे में उससे बात कर रही थी और इस तरह झिड़क रही थी जिस तरह नौकरों को झिड़का जाता है। साफ पता लग रहा था कि उसका खामद अपनी बीवी से बेहद डरता है और उसे अपने पास रखने पर मजबूर है। हरपाल कौर ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया। अब मुझे फ़ोन न करना, मैं सारी रात की जागी हुई हूँ, अब सोने जा रही हूँ। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम समझ गए होगे, ये मेरे बुढ़े खावंद ठिल्लों का फ़ोन था। मीरठ में बैठा शराब पी रहा है। मैं उसे शराब के नशे में मदहोश छोड़कर आई थी। फिर अचानक उसने मुझसे पूछा, तुम शराब पीते हो कुंदन जी? सिर्फ पीते होगे? ज़रूर पीते होगे, इंडिया में तो सभी पीते हैं। मैंने कहा, नहीं हरपाल जी, मैं शराब नहीं पिया करता। वो कहकहा लगाकर हंस पड़ी। मेरे घुटने पर हाथ रख कर बोली, चलो ना पीना, मैं कभी कभी थोड़ी सी पी लिया करती हूँ, मगर शाम को पीती हूँ। तुम मेरे पास रहोगे तो मैं तुम्हारे सामने पीऊँगी। इस दौरान मेरे दिमाग में एक और स्कीम बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। मैं इस औरत की ख़ास तौर पर पुलिस में जो हैसियत थी उसका फ़ायदा उठाते हुए जम्मू तक पहुंचना चाहता था। चूँकि लुधियाना से जालंधर और जालंधर से जम्मू तक अकेला जाने में मुझे रास्ते में कई खतरात पेश आ सकते हैं। इसकी अहम वजह यह थी कि पंजाब में खालिस्तान की तहरीक का बड़ा जोर था और सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि मेरे साथ कुछ भी पेश आ सकता था। जबकि ये औरत मशरक़ी पंजाब के आईजी पुलिस की बीवी थी और इसका असर व रसूख मैं देख चुका था। मैंने उसके असर व रसूख से फ़ायदा उठाने के लिए एक स्कीम तैयार कर ली थी। चुनाचे उस स्कीम पर अमल करते हुए मैंने हरपाल कौर से कहा, हरपाल जी, मेरा मन आपसे अलग होने को बिल्कुल नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे अपनी माता जी का भी ख्याल लगा हुआ है। उन्हें मैंने मीरठ से चलते हुए फ़ोन कर दिया था कि मैं लुधियाने सुबह के वक्त पहुंच जाऊंगा। अब वो मेरी राह देख रही होंगी। मैं चाहता हूं कि घर जाकर उन्हें बता दूं कि मैं आ गया हूं और फिर कोई बहाना बनाकर वहां से निकलकर आपके पास आ जाऊं। हरपाल कौर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मेरा ड्राइवर तुम्हें गाड़ी में बिठाकर ले जाएगा, तुम उसी गाड़ी में वापस आ जाना। मैं यही चाहता था। मैंने कहा, ठीक है। वो मुझे लेकर कोठी की लॉबी में आ गई। यहाँ पोच में उसकी गाड़ी खड़ी थी, जिसको वर्दी पोश सिख ड्राइवर कपड़े से साफ करके चमका रहा था। हरपाल कौर ने ड्राइवर से कहा, मंगल सिंह, कुंदन जी को शहर ले जाओ, इन्हें वहाँ एक काम है, और इसी गाड़ी में वापस ले आना। मंदल सिंह ड्राइवर ने सलाम करके कहा, अच्छा बीबी जी। मैं गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी कोठी के पोर्ट से निकलकर सड़क पर आ गई। ड्राइवर ने मुझसे पूछा, महाराज किधर जाना है? मैंने अपनी स्कीम पर अमल करते हुए कहा, गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ चलो। मुझे कुछ पता नहीं था कि गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना कहाँ पर है। ड्राइवर ने अच्छा जी कहा और गाड़ी को आगे से मोड़कर दूसरी सड़क पर ले आया। लुधियाना शहर मैं पहली मर्तबा देख रहा था। ये शहर मुझे आम शहरों की तरह लगा। पुराने मकानों वाले कहीं खुले और कहीं घटे घटे बाजार थे। सड़कों पर हर किस्म की सवारी चल रही थी। सिख किरपाने लटकाए आते जाते नजर आ रहे थे। शलवार तमीज और साड़ी वाली औरतें भी आ जा रही थीं। गाड़ी मुख्तलिफ बाजारों से घूमती हुई एक इमारत के गेट के पास आकर खड़ी हो गई। इमारत के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना अंग्रेजी और हिंदी में लिखा हुआ था। मैंने ड्राइवर से कहा, यहाँ थोड़ी देर ठहरो, मैं क्वार्टरों में अपनी माताजी से बात करके अभी आता हूँ। सिख ड्राइवर को मैंने इसलिए अपनी फर्जी माताजी से मिलने का कह दिया था कि वो किसी शक व शुबे में न पड़ जाए, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो भी आईजी पुलिस ढिल्लों साहब की उस तवाइफजादी बीवी के किरदार से बखूबी वाकिफ था। और हरपाल कौर एक तवाइफ होने के नाते अपनी मर्जी के लोगों से अक्सर मिलती जुलती रहती थी।
उसका खामद अपनी किसी मजबूरी की वजह से अपनी तवाइफ बीवी के आगे बेबस था। हरपाल कौर ने ही मुझे ये बताया कि ये कोठी उसके खामद ने उसके और उसकी माता जी के लिए खास तौर पर बनवाई है ताकि उसकी माता तवाइफों के बाजारों वाले अपने कोठे में न रहें, क्योंकि हरपाल कौर अपनी माता जी से मिलने तवाइफों के बाजार में बेधड़क चली जाया करती थी। हरपाल कौर के खामद का कोई रिश्तेदार उसको नहीं मिलता था। ढिल्लो साहब की एक कोठी जालंधर में थी जहां उनका हेडक्वार्टर भी था, मगर वो अक्सर मेरठ में देखे जाते थे जहां बकौल हरपाल कौर ढिल्लो साहब ने किसी तवाइफ से दोस्ती कर रखी थी। बहरहाल मैं उस औरत के सारे हालात और बैकग्राउंड को पूरी तरह समझ गया था। जबरदस्त तबीयत की मालिक थी और उसका खामद किसी मजबूरी की वजह से उसके आगे भीगी बिल्ली बन गया था। इन्हीं हालात की रोशनी में मैंने उस औरत के जरिए जम्मू तक पहुंचने की स्कीम बनाई। कॉलेज खुलने का टाइम हो चुका था। कॉलेज में हिंदू सिख लड़के किताबें हाथों में लिए इधर उधर चल रहे थे। ग्राउंड में कुछ लड़के क्रिकेट भी खेल रहे थे। मैं कॉलेज में दाखिल होकर ग्राउंड की दूसरी तरफ दरख्तों में जाकर थोड़ी देर बैठा रहा, फिर उठा और कॉलेज के गेट पर आकर ड्राइवर से कहा, चलो वापस चलो। जब मैं वापस आया तो हरपाल कौर बड़ी बनी सवरी हुई थी। मुझे देखकर बोली, माता जी से कह आए हो ना कि तुम कल घर वापस आओगे। मैंने कहा, वो ऐसा हुआ है हरपाल जी कि माता जी और पिताजी जम्मू चले गए हैं। वहाँ मेरी बड़ी बहन रहती है, उनकी तबीयत खराब हो गई है। घर में सिर्फ नौकर ही था। माता जी उन्हें कह गई थी कि कुंदन आए तो उसे कहना कि वो भी कॉलेज से छुट्टी लेकर जम्मू पहुंच जाए। अब मुझे जम्मू जाना पड़ेगा। हरपाल कौर मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाने लगी और एक खास अंदाज से मेरी तरफ देखते हुए बोली, जम्मू जाना कौन सी मुश्किल बात है। मेरा ड्राइवर तुम्हें खुद जम्मू छोड़ाएगा, मगर तुम आज का सारा दिन और सारी रात मेरे पास रहोगे। सुबह सुबह तुम्हें मेरा ड्राइवर ले जाएगा। जम्मू ज्यादा दूर नहीं है, दोपहर तक तुम वहां पहुंच जाओगे। मेरी स्कीम कामयाब हो रही थी, मगर उस औरत के साथ सारा दिन और सारी रात रहना मेरे लिए एक कड़ा इम्तिहान था। एक जवान पाकबाज मर्द के लिए इससे ज्यादा सख्त इम्तिहान और क्या हो सकता है। लेकिन मैंने इस इम्तिहान में सुरखरू होने का फैसला कर लिया। मैंने कहा, अगर आपकी खुशी इसी में है तो ठीक है, मैं आपके पास ठहर जाता हूँ। वो सारा दिन और सारी रात मैंने उस मर्दमार किस्म की तवाइफ ज़ादी के पास किस किस्म के इम्तिहान में पढ़कर गुजारी, ये एक अलग कहानी है जिसको मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। बहरहाल एक कमरे में बंद रहकर मैंने दिन गुजार दिया। रात भी गुजर गई। जब पिछले पहर रात के 4 बजे तो मैंने हरपाल कौर को जगा कर कहा, हरपाल जी मेरा जम्मू जाने का वक्त हो गया है। हरपाल कौर जल्दी से उठी। इस मामले में वो बड़ी जिम्मेदार और अपने कॉल की सच्ची थी। उसने बालों को पीछे बांधते हुए कहा, मैंने ड्राइवर को कह दिया है, वो गाड़ी में ही सोया हुआ होगा, उसे जगा देना, वो तुम्हें जम्मू ले जाएगा, मगर जरा ठहरो। वो पलंग पर से उठकर अलमारी की तरफ गई। अलमारी में से उसने मुझे इंडियन करेंसी के 100 रुपए के 5 नोट दिए और कहा, ये अपने पास रखना, इनमें से अपनी बीमार दीदी के लिए फल फ्रूट भी खरीद लेना। मैं रुपए नहीं ले रहा था, मगर हरपाल कौर ने जबरदस्ती नोट मेरी गुल खान वाली नायलॉन की जैकेट की जेब में डाल दिए और मेरा हाथ चूम कर कहने लगी, कुंदन जी मुझे तुमसे सचमुच प्रेम हो गया है, जल्दी लुधियाना वापस आ जाना, वापस आकर सीधा मेरे पास आना। मैं जाने लगा तो उसने मुझे रोक कर कहा, जरा ठहरो। उसने अलमारी का निचला दराज खोलकर उसमें से एक छोटा डिब्बा निकाला। डिब्बे में से रेलवे की टिकट के बराबर एक कार्ड निकाल कर मुझे दिया। ये ऐसा ही था जैसे विजिटिंग कार्ड होता है, मगर उस पर किसी का नाम पता वगैरह नहीं लिखा था। हरपाल कौर ने कार्ड मुझे देते हुए कहा, ये कार्ड अपने पास रखना, रास्ते में कोई पुलिस वाला अगर पूछे तो उसे ये कार्ड दिखा देना। अव्वल तो मेरी गाड़ी देखकर पुलिस तुम्हें कहीं भी नहीं रोकेगी, लेकिन तुम जानते हो कि आजकल खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है, हो सकता है पुलिस तुम्हें रोककर चेकिंग करे। मैंने कार्ड को गौर से देखा। उस पर अंग्रेजी हुरूफ में सिर्फ लूट 3 लिखा हुआ था, यानी L00T3। मैंने हरपाल कौर से यूं ही पूछा कि ये किसका नंबर है। वो बोली, तुम्हें इससे क्या, बस ये समझ लो कि ये जादू का नंबर है। पुलिस के बड़े से बड़े अफसर और छोटे से छोटे मुलाजिम भी इस नंबर की असलियत को जानते हैं। वो इसे देखकर 2 कदम पीछे हट जाएगा। उसने मेरा माथा चूमा और कहा, मेरे प्रीतम अब देर न लगाना, जम्मू से लुधियाना आकर सीधा मेरे पास आना। मैंने हिंदुओं की तरह हरपाल कौर को प्रणाम किया और बेडरूम से निकल गया। अक्टूबर के शुरू में 4 बजे अभी रात का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। मैं कोठी के पोर्च में आया तो वहां गाड़ी खड़ी थी और अंदर ड्राइवर मंगल सोया हुआ था। मैंने उसे जगाया। उधेड़ उम्र आदमी था, बेचारा जल्दी से उठ बैठा। मैंने कहा, सरदार जी जम्मू जाने के लिए तैयार होना। मंगल सिंह गाड़ी से बाहर निकल आया। उसने मुझे सैल्यूट मारा और कहा, महाराज जी बिल्कुल तैयार हैं, बैठो गाड़ी में। मैं जानबूझकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। गाड़ी पोर्च से निकलकर लुधियाने की सुनसान नीम सड़कों पर निकल आई।
कार जीटी रोड पर जालिंधर की तरफ दौड़ती चली जा रही थी। सड़क पर रात को चलने वाले ट्रकों की आमद और रफ्त भी जारी थी। मैं कार की पिछली नशिस्त पर बड़े सुकून के साथ बैठा था। अब मुझे इस बात की जरा भी परेशानी नहीं थी कि पुलिस मुझे पकड़ेगी। मेरे पास हरपाल कौर का दिया हुआ कार्ड मौजूद था, जिस पर खुफिया पुलिस का कोई कोड नंबर लिखा हुआ था। ये कार्ड आगे भी मेरे बड़े काम आ सकता था। मैंने उसे अपने जैकेट की अंदर वाली जेब में संभाल कर स्प्रो टैबलेट बम की गोलियों वाले प्लास्टिक के लिफाफे के साथ ही रख लिया था। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, दिन की रोशनी फैलती जा रही थी। जालिंधर की आबादी शुरू हुई तो दिन निकल आया था। यहाँ एक जगह पुलिस के कुछ सिपाही खड़े थे। उन्होंने हाथ देकर कार को रोक लिया। ये सिपाही सिख थे। वो ड्राइवर के पास आए और पूछा कि कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। ड्राइवर ने कहा, महाराज ये आईजी साहब के समधी हैं, इन्हें जम्मू ले जा रहा हूँ। असल में हरपाल कौर की कार पुलिस की कार नहीं थी और उसकी नंबर प्लेट भी पुलिस की नहीं थी। ये उस जमाने की बड़ी कीमती टोयोटा कारों में से थी जो उसके खावत ढिल्लो साहब ने खास तौर पर बाहर से मंगवा कर अपनी चहेती बीवी को दी थी। सिख कांस्टेबल ने ड्राइवर से कहा, महाराज आप भी कहते हैं मगर हम भी ड्यूटी से मजबूर हैं, अपना लाइसेंस दिखाओ। ड्राइवर मंगल सिंह ने लाइसेंस दिखाया। लाइसेंस पर कहीं से ये नहीं लिखा था कि ये मशरकी पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का ड्राइवर है। कांस्टेबल ने लाइसेंस वापस ड्राइवर को देते हुए अपने साथी कांस्टेबल को बुला लिया और कहा, यह कहता है कि मैं आईजी साहब के समधी को जम्मू ले जा रहा हूँ। दूसरा कांस्टेबल मेरी खिड़की के पास आ गया। उसने मुझे मुश्तबा नजरों से देखा। महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बड़े इत्मीनान से वैसे ही बैठे बैठे कहा, मंगल सिंह ड्राइवर ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं जम्मू जा रहा हूँ। कांस्टेबल बोला, महाराज जम्मू में हालात गड़बड़ हैं। हमारी ड्यूटी लगी है कि किसी गाड़ी को चेकिंग के बगैर जम्मू साइड की तरफ न जाने दिया जाए। आपको हमारे साथ जरा थाने चलना होगा। मैंने जेब से हरपाल कौर का दिया हुआ कार्ड निकाल कर कांस्टेबल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो फिर ये कार्ड देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और ये गाड़ी किसकी है। कार्ड को कांस्टेबल ने हाथ में लेकर देखा तो फौरन सीधा हो गया। उसने उसी वक्त कार्ड मुझे वापस कर दिया और सलाम करके बोला, क्षमा कर देना महाराज, हम मजबूर हैं, हमारी ड्यूटी ही ऐसी है। मैंने ड्राइवर से कहा, चलो भाई आगे चलो। खुफिया कोड वाले कार्ड ने अपनी करामत दिखा दी थी। ये उस कार्ड का टेस्ट था जो मेरी तवक्को से बढ़कर कामयाब साबित हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई। ये काम मुश्किल हालात में मेरे बड़े काम आ सकता था। ये तो एक तरह से अलादीन का चिराग मेरे हाथ आ गया था। हो सकता है इसका कोई तोड़ भी हो, जो कि जरूर होगा, लेकिन अभी तक मुझे उसका इल्म नहीं था। अभी तक तो यही हुआ था कि कार्ड का खुफिया कोड नंबर पढ़ते ही कांस्टेबल ने सैल्यूट मार दिया था। ऐसा भी हो सकता था कि ये कार्ड अगर मैं किसी पुलिस के ऑफिसर को दिखाता तो मुझसे पूछगिछ करता और पूछता कि ये कार्ड मैंने कहाँ से लिया है, और हकीकत मालूम करने के लिए वो कोई दूसरा कोड वर्ड भी मुझसे पूछता। लेकिन अभी वो मकाम नहीं आया था और कम से कम जम्मू तक मेरा रास्ता साफ था। गाड़ी जालिंधर से होशियारपुर की तरफ गई। होशियारपुर पहुंचकर हमने नाश्ता किया। मैं गाड़ी में ही बैठा रहा। ड्राइवर होटल में से सब कुछ मेरे लिए ले आया। यहाँ जालिंधर लुधियाना के मुकाबले में दिन की गर्मी बिल्कुल नहीं थी। आगे पहाड़ी इलाका शुरू होने वाला था। ये बात मुझे सिख ड्राइवर ने बताई तो मैंने कहा, हाँ सरदार जी मैं जानता हूँ, कई बार जम्मू आ चुका हूँ। हालांकि ये सारा इलाका मैं पहली बार देख रहा था। होशियारपुर से चले तो ऊंचे नीचे टीलों और छोटी छोटी वादियों का इलाका शुरू हो गया था। हवा ताज़ा और खुनक होती जा रही थी। जम्मू के करीब कुछ खुश्क पहाड़ियां आई। मैदानी इलाका भी आया जहां धूप की हिद्दत थी। आगे जाकर चढ़ाई शुरू हुई तो मौसम मजीद खुशगवार हो गया। हमारी कार अब शहर की हुदूद में दाखिल हुई तो यहाँ सड़क पर बाकायदा रुकावट खड़ी हुई थी। गाड़ियां, ट्रक वगैरह एक तरफ कतार में खड़े थे और पुलिस उनकी चेकिंग करके उन्हें आगे जाने की इजाज़त दे रही थी। वो दिन के 3 बजे का वक्त होगा। मैं गाड़ी से निकलकर सड़क के किनारे टहलने लगा। सीक्रेट पुलिस के खुफिया कोड नंबर वाला कार्ड मेरी जेब में था। मुझे किसी का डर खौफ नहीं था। मैंने यूं ही वक्त काटने के लिए सिगरेट भी सुलगा लिया। मैं अगर चाहता तो ड्राइवर को अपना सिगरेट कार्ड देकर आगे भिजवा सकता था ताकि पुलिस हमें जाने की इजाजत दे दे, मगर मुझे इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। मैं अपने जहन में उस आदमी का नाम, पता और हुलिया और वो कोड अल्फाज याद कर रहा था जिससे मुझे मिलना था। मुझे उस शख्स का नाम, हुलिया और पता और उसके आगे बोले जाने वाले कोड अल्फाज बिल्कुल नहीं भूले थे। ये सब कुछ मैं रास्ते में भी याद करता रहा था। जब काफी देर हो गई और ट्रक गाड़ियां अपनी जगह पर इसी तरह खड़ी रहीं तो मैं कार में आकर बैठ गया और मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी को निकाल कर आगे ले चलो, मैं पुलिस से खुद बात करता हूँ। बेचारा ड्राइवर भी बैठे बैठे तंग आ गया था। उसने फौरन इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को सड़क की एक तरफ से निकाल कर वहां ले गया जहां सड़क पर पुलिस ने रुकावट खड़ी कर रखी थी। हमारी कार को आते देखकर 2-3 पुलिस कांस्टेबल डंडे लेकर आगे आ गए और कार को रुकने का इशारा करने लगे।